नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए कांग्रेस अपने जिताऊ योद्धाओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी है, जिसके लिए राजस्थान कांग्रेस के रणबांकुरे योद्धा लोकसभा के चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतरेंगे। कांग्रेस इस बात को ध्यान में रख रही है कि 2014 और 2019 की गलती नहीं दोहराई जाए। जिन दिग्गजों को लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा जा सकता है, उनमें पहला नाम अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी का है। इसके साथ ही पूर्व विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी, अशोक चांदना, आदिवासी अंचल से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रघुवीर मीणा सहित कई विधायक मंत्री चुनावी मैदान में होंगे। लोकसभा महासंग्राम में 25 सीटों में से 15 सीटों पर कांग्रेस के मास्टर ब्लास्टर कांग्रेसी बल्लेबाज चुनावी मैदान में कांग्रेस उतारने के लिए नाम पैनल दिल्ली दरबार में पहुंचा चुकी है। वहीं आपको बता दें, 2014 और 2019 में मोदी लहर में कांग्रेस की नाव डूब चुकी थी। अब कांग्रेस को लगता है कि यदि दिग्गज चेहरे पर दाग खेला जाए तो राजस्थान के रण में 5 से 7 सीटें जीतने में कांग्रेस को कामयाबी मिल सकती है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम लाइव सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पूरे तरीके से दमखम लगाते हुए नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल अगर कांग्रेस पर फोकस करें तो यहां पर पुराने दिग्गजों के पुराने चेहरों पर दाव खेलने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। बिल्कुल चंदा, आपका सवाल बड़ा ही लाजमी है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 का महासंग्राम जो कांग्रेस लड़ना चाह रही है, अब वो कांग्रेस जो है वो दिग्गज नेताओं पर दाव इसलिए खेलना चाहती है क्योंकि इस वक्त करारी हार वो विधानसभा में स्वीकार कर चुकी है, करारी हार हो चुकी है। हालांकि कुछ ऐसे कद्दावर नेता थे, हालांकि ये भी कहा जाता है कि अशोक गहलोत के 17 सीटिंग एमएलए इस विधानसभा चुनाव में हार का मुंह खा चुके हैं, लेकिन अब जो है वो लोकसभा महासंग्राम कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति में रहेगा, क्योंकि लगातार 2014 से लेकर के 2019 के चुनाव, 2019 के बाद अब 2024 के चुनाव जो हो रहे हैं, हालांकि अब कांग्रेस ये मान के चलिए कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, तो कांग्रेस भी उसी तरीके से जो है वो अब कोई गलती नहीं दोहराते हुए लोकसभा 2024 के चुनावों में अपने जो योद्धा हैं, जो जिताऊ योद्धा हैं, उन पर खास करके फोकस कर रही है। हालांकि गाहें बगाहें ऐसे कई जिताऊ योद्धा हैं जो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। एक सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस अब जिताऊ योद्धा पर इसलिए फोकस करना चाहती है और लगभग राजस्थान में 25 सीटों पर लगभग 15 सीटें ऐसी है जहां से कांग्रेस अपना दमखम दिखाएगी और कांग्रेस ये चाहती है कि कम से कम 15 योद्धा में से कम 5 से 6 ऐसे रणबांकुरे योद्धा जो लोकसभा चुनाव में अपनी दमखम दिखा सकें और जीतने की राह पर चलते हुए कांग्रेस की झोली में वो सीट डाल सके। चंदा, ठीक है, ऐसे में गुलाबी नगरी अगर जयपुर की बात कर ले तो जाहिर सी बात है लोकसभा सीट पर यहां पर कांग्रेस सिर्फ 3 बार ही जीत दर्ज कर पाई है। क्योंकि अगर पूर्व प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल की बात कर ले तो उन्होंने जब बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है वहां पर क्षेत्रीय या फिर किसी ब्राह्मण का चेहरा उतारा जा सकता है। ऐसे में किस नामों पर चर्चा हो रही है और कौन कौन से नाम जयपुर लोकसभा सीट से अगर बात कर ले तो शामिल हो सकते हैं? देखिए चंदा, जयपुर से अभी तक हालांकि कांग्रेस ने चेहरा अभी इस वक्त फाइनल इसलिए नहीं किया है क्योंकि जो है वो उत्तर से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, ये तमाम जो चाहे बॉर्डर इलाके देख लें, चाहे हम फिर बात कर लें हाड़ौती क्षेत्र की या फिर हम बात कर लें शेखावटी क्षेत्र की, हालांकि यहाँ पर कांग्रेस इसलिए ज्यादा फोकस करना चाहती है और खास करके आदिवासी अंचल बांसवाड़ा डूंगरपुर की। हालांकि 9 सीटों में से इस वक्त जो है वो 5 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में है 9 में से। हालांकि वहां पर विधानसभा में बीजेपी इतना दमखम नहीं दिखा पाई, इसीलिए इतनी सारी सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में आई है। तो कांग्रेस उन जगह पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां पर विधानसभा चुनाव में उनका वोट परसेंटेज बराबर रहा है, वोट शेयरिंग बराबर रहा है। ऐसे स्थानों पर कांग्रेस ज्यादा फोकस करेगी ताकि वहां से लोकसभा की सीटें कांग्रेस निकालने में जो है वो सफलता हासिल करेगी। हालांकि ऐसे कुछ नाम हैं जो अभी सिर्फ पार्टी के नजरों में है, लेकिन जो पैनल जो दिल्ली पहुंचा है, जो हमारे सूत्र ये कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए उन्हीं दिग्गजों के नाम गए हैं जो जिताऊ कंडीशन में हैं,
जीत सकते हैं, कांग्रेस की झोली में जीत का वो पैगाम दे सकते हैं। जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से 2014 में मोदी की लहर थी, 2019 में मोदी की लहर थी, हालांकि 2024 में राम नाम की जो है वो लहर चल रही है। हालांकि गाहें बगाएं नेता इसलिए भी कहना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं आपको नाम बता दूं, सीपी जोशी गाहें बगाएं हर बार ये कह चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हालांकि कुछ कांग्रेसी नेता इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनको पता है कि 2024 की लहर में अगर हम हार गए तो उनकी इतनी किरकिरी हो सकती है कि फिर वापस उनको अगले चुनाव या आने वाले 5 साल के बाद जो चुनाव होंगे उनमें वो टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि यानी कि जाहिर सी बात है कांग्रेस से जिताऊ चेहरे पर फोकस कर रखी है मिशन 25 को लेकर, लेकिन ऐसे में ये भी सवाल बनता है सुरेंद्र, चूंकि अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बात कर ले तो कहीं ना कहीं मनमुटाव बार बार सामने आ जाते हैं। ऐसे में क्या सचिन पायलट के उनकी जगह पर कोई दूसरा उम्मीदवार घोषित करने की कोशिश की जा रही है? और ऐसे में यह भी सवाल है कि क्या बीजेपी के सामने जो मोदी की लोकप्रियता है, चाहे वो फिर राजस्थान में हो या तमाम राज्यों की बात कर ले, क्या उसके सामने कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा है जो जिससे शिकस्त दी जा सकती है, या फिर कह सकते हैं कांटे की टक्कर हो सकती है? बिल्कुल चंदा, देखिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बात अगर मैं करूं तो वो डाल डाल में पात पात, मतलब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में यही स्थिति चल रही है कि वो डाल डाल है तो पायलट पात पात है। हालांकि इन दोनों की जो ररार है अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो सीट की लड़ाई चली थी, 45 दिन का जो महाभारत का युद्ध पूरे प्रदेश की जनता ने देखा था, तब से लेकर के अशोक गहलोत की आंख का किरकिराया, यूं कहें कि अशोक गहलोत सचिन पायलट का नाम सुनना तक पसंद नहीं करते हैं। हालांकि अब ऐसी स्थिति में देखिए, अगर हम विधानसभा से अगर हम लेकर के अगर अभी हम बात करें, हालांकि देखिए सचिन पायलट को दरकिनार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक पुख्ता जो है प्लान तैयार किया कि वो राजस्थान में उनको प्रभारी नहीं बना करके उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया। हालांकि यहां पर यह चीज भी देखी जा रही है कि अब सचिन पायलट का ऑप्शन कांग्रेस राजस्थान में ढूंढना चाहती है। वहीं अगर हम तीसरी बात करें तो अशोक गहलोत, कांग्रेस और अशोक गहलोत ये दोनों ही एक है। हालांकि राजस्थान हम कह सकते हैं कि विधानसभा में कांग्रेस को मिलकर आ रही शिकस्त के बाद अब कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से दमखम लगाने में लोकसभा चुनाव को लेकर पहले से तैयार है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस के न्याय संकल्प रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बूथ कार्यकर्ताओं की चयन प्रक्रिया को लेकर ऐसा कुछ कह दिया कि बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस अध्यक्ष का एक वीडियो अपने एक्स हैंडल से शेयर करते हुए उन पर निशाना साधा। बीजेपी नेता के दावे के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बूथ एजेंट की तुलना कुत्ते से कर दी। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। जब आप बाजार में जाते हो तब अच्छा एक कुत्ता खरीदना है या किसी प्राणी को लेना है, किसी जानवर को लेना है, तो लोग जानवर के बाजार में जाके सब छानबीन करते हैं। अगर ईमानदार एक प्राणी को भी लेना है तो उसका कान पकड़ के ऐसा ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाने के बाद अगर वो भोंकता है तो ठीक है, अगर कुई कुई करता है तो ठीक नहीं, कोई लेता नहीं उसको। तो आप भी सिलेक्शन करते वक्त जो भोंकता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है, उसको ले लो, उसको बूथ लेवल कमेटी का एजेंट बनाओ। और जब बूथ में कोई बैठता है, ऐसे आदमी को बिठाओ, वो सुबह अगर 7 बजे जाता है तो जब वहां आपकी पेटी बंद होती है उसी वक्त साइन करके बाहर आना चाहिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। गहलोत ने खुद के बीमार होने की जानकारी ट्विटर प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। उनके बीमार होने की खबर जैसे ही फैली तो उनके शुभचिंतकों का गेट वेल सून वाले मैसेजों का तांता लग गया। लेकिन इन शुभचिंतकों में एक नाम ऐसा भी है जिसने हालचाल जानने के बहाने गहलोत को एक ऐसी बात बोल डाली कि जिससे उनकी चिंता बढ़ना लाजमी है। यह नाम है अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा का, जिन्होंने पहले तो अशोक गहलोत के हालचाल जाने और बाद में इशारों में उनके राजनीतिक करियर को निशाने पर ले लिया। संकेतों की भाषा में लोकेश ने एक्स पर लिखा कि आप ही कहते थे कि कुर्सी आपको नहीं छोड़ रही थी, लेकिन अब कुर्सी ने भी आपको छोड़ दिया। इसलिए इस उम्र में बाकी चिंताओं को छोड़कर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपको बता दें, लोकेश वही हैं जो पहले बीकानेर से और फिर भीलवाड़ा से कांग्रेस के बैनर तले विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे।
लेकिन अशोक गहलोत ने उनके सपने को पूरा नहीं होने दिया। इससे पहले भी लोकेश गहलोत पर निशाना साध चुके हैं और अब उन्होंने एक्स पर यह ट्वीट करके इशारों में गहलोत के संन्यास लेने की भी बात कह डाली है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर हमारे साथ न्यूज रूम लाइव जुड़ गए। उमंग जी, जाहिर सी बात है, एक तीर से दो निशाने यहां पर लोकेश करते हुए अशोक गहलोत पर नजर आए हैं। चंद्रा, इसमें जाहिर सी बात है, देखने वाली बात यह है कि राजनीति आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं का खेल है। लोकेश शर्मा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक गहलोत के लिए न सिर्फ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व बल्कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री है उनसे टक्कर ली थी। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी हिम्मत कर रहा है तो उसके मन में भी जरूर कुछ ना कुछ होगा जो शायद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाप ना भूल गए। और शायद यही एक सबसे बड़ी वजह रही, जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई तो सबसे पहला जो हम कह सकते हैं रिएक्शन या ट्वीट जो आया वो सीएम के ही ओएसडी लोकेश शर्मा की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी को हमने कई मर्तबा समझाया था कि अब आप युवाओं पर आप खेलें, और सबसे बड़ी बात है जो कि पुराने जो दिग्गज हो चुके हैं जिनका जन आधार खो चुका है उनको छोड़कर युवाओं पर और जन आधार वाले नेताओं पर आप ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं छुपी हुई महत्वाकांक्षा, जैसा कि आपने भी बताया, बीकानेर से टिकट मांगने की उनकी भी थी जो कि हो ना सका। और यही एक वजह रही कि चुनावों के बाद उन्होंने ट्वीट करा। और अब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्वस्थ हैं, कोरोना माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना से पीड़ित है, अस्वस्थ है, उसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर दी, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के पूर्व ओएसडी रह चुके लोकेश शर्मा ने कहा कि अब कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो भी उनके ट्वीट का जो पूरा हम अगर सार हम देखें तो कहीं ना कहीं वो अशोक गहलोत को समझाते हुए नजर आए कि आपने पहले भी मेरी बात नहीं मानी और अभी भी मैं आपको चेता रहा हूं कि अब कुर्सी आपको छोड़ चुकी है, अब आप आराम कीजिए और युवाओं को आगे आने दीजिए। अब आप रणनीतिकार ना होकर सलाहकार की भूमिका में आइए। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी इस भूमिका में कहीं पर भी नजर नहीं आती है, लेकिन कयासों का बाजार जरूर गर्म है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से उनको हवा मिल रही है। लेकिन दूर तक भी अगर हम देखें तो बीजेपी इसमें कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। और लोकेश शर्मा और अशोक गहलोत के बीच की जो जंग है, जो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों से नजर आ रही थी, अब वो एक बार फिर से भड़कने के उसके आसार लग रहे हैं। एक सवाल ये भी यहाँ पर उठता है कि चूंकि पूर्व सीएम गहलोत सरकार में ओएसडी रहे लोकेश शर्मा, उनके काफी करीबी भी रखे हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद उनकी जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखने को मिली थी। लगातार वो कहीं ना कहीं मनमुटाव उनका सीएम अशोक गहलोत के तौर पर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत के तौर पर उन्होंने निकाली थी। लेकिन ऐसे में यह भी सवाल है कि जब जो बेहद करीबी रहा, जब सरकार में थे तब आप हामी पे हामी मिला रहे थे, लेकिन जब सरकार में सत्ता में नहीं है, अगर अशोक गहलोत की बात करें तो सत्ता में नहीं है, तो तमाम आपको खामियां दिख रही हैं। ऐसे में दगाबाज भी कहना गलत नहीं होगा, लेकिन आखिरकार ये पूरी कहानी जो है, शुरुआत कहां से हुई और ये अंत कहां तक हुआ? चंदा, जैसे कि आपने कहा जो बेहद करीबी हैं अब वो दगाबाज की भूमिका में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी है जो बेहद करीबी होते हैं उन्हें तमाम राज उन्हें सारे पता होते हैं कि कहां पर गलती हुई है, कहां पर अच्छा हुआ है। वो हर एक उस चीज से लोकेश शर्मा वाकिफ है और शायद यही एक वजह है। हालांकि टिकट मांगने की लालसा उनकी जरूर थी जो पूरी नहीं हुई, कहीं ना कहीं वो दर्द भी उनके अंदर छुपा था। और न सिर्फ लोकेश शर्मा बल्कि कांग्रेस के अंदर खाने में ही हम बात करें, सचिन पायलट गुट की बात कर लें, कांग्रेस आलाकमान के कुछ नेताओं की अगर बात कर लें तो वो भी दबी जुबान में ही सही, लेकिन अशोक गहलोत के निर्णयों की हम कह सकते हैं वो भर्त्सना कर रहे थे, जिसका परिणाम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और इतना हम कह सकते हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। कई सारे एपिसोड है, अगर हम बताते उनको चले तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आलाकमान के संदेशों की कई मर्तबा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से अवहेलना हुई, वो सारे राजस्थान ने देखा है। लोकेश शर्मा ने वो भी बात गिनाई थी अपने पूर्व के ट्वीट के अंदर। और आज का जो उनका ट्वीट है वो इस और इशारा करता है कि वो सीधे सीधे हम कह सकते हैं एक तरीके से अशोक गहलोत से लड़ने के मूड में आ गए हैं। और वो लोकेश शर्मा जो अशोक गहलोत के लिए किसी से भी लड़ सकते थे, जो कि लड़े भी हैं, आज उनके सामने खड़े हैं और अपनी जो उनकी महत्वाकांक्षा थी जो पूरी नहीं हुई उसी का कहीं ना कहीं वो बदला निकाल रहे हैं। बिल्कुल यही हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की अगर बात कर ले तब विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अशोक गहलोत सरकार ने टिकट बांटने में सिर्फ और सिर्फ मनमर्जी की है। बहरहाल बहुत शुक्रिया उमंग जी आपका इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए। लेकिन वाकई देखना अहम होगा कि जो एक समय में बेहद करीबी रही है पूर्व सरकार की ओएसडी
मोदी के तौर पर लोकेश शर्मा आज वही लगातार हमलावर है और निशाना साध रही है। चूंकि कुशल छेम तो बोल रही है, लेकिन दूसरी तरफ से निशाना साध रही है कि आप आराम फरमाएं, अब नए चेहरे को मौका दें। 14 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डूंगरपुर जिले के सावला में बागर प्रयाग त्रिवेणी संगम पर आएगी। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक कुंदन कावरिया, एडीएम कुलराज मीणा, जिला परिषद सीईओ गितेश मालवीय बड़ेश्वर धाम पहुंचे। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की बेड़ेश्वर धाम में बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए और सभी विभागों को राष्ट्रपति की यात्रा के मद्देनजर समन्वय बनाकर सभी तैयारियों को पूरा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, वीवीआईपी प्रोटोकॉल, हेलीपैड पार्किंग, बैठक व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं पर विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। दौसा जिले में इन दिनों कैंसर जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 3 फरवरी को जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर पर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कैंसर जागरूकता रैली को ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर दीपक शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं ने सहभागिता की और स्लोगन के माध्यम से कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि सभी को कैंसर के बारे में सावधान रहना चाहिए, समय समय पर अपनी जांच कराते रहनी चाहिए। उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना ही उद्देश्य है। और ये है कि एक तो हमारा अब ये मैसेज है ज़्यादा कि ऐसे कोई लक्षण दिखने पे नहीं, आप रूटीन में भी अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। अगर आप एज ग्रुप में, क्योंकि जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे हृदय से जुड़ी बीमारियों का बिल्कुल बिना किसी सिम्टम के बहुत यंग एज में चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ऐसे ही जो कैंसर है उसकी भी हम ये चाहते हैं कि रूटीन में आदमी स्क्रीनिंग करवाए एक एज ग्रुप होने के बाद। और उसकी सारी व्यवस्थाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसे हम जागरूकता के अलावा रेगुलर जो हमारा कैंप है उसमें इसकी जांच करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। जयपुर में सचिव और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डॉक्टर समत शर्मा ने पहल पर पूरे प्रदेश में पीएचईडी दफ्तरों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। पीएचईडी सचिव सुबह जल भवन पहुंचे और जल भवन के अधिकारियों के साथ स्वयं सफाई में जुट गए। जो दफ्तर पहले से ही साफ एवं सुव्यवस्थित मिले, उन दफ्तरों के कर्मचारी अधिकारियों को उन्होंने ट्रॉफी देकर उनकी तारीफ की। सफाई अभियान में जुटे कर्मचारियों का भी उन्होंने हौसला अफजाई करते हुए कहा कि जिस ऑफिस में हम प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक समय गुजारते हैं, वहां गंदगी और अव्यवस्था होगी तो सकारात्मकता नहीं आएगी। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय और सभी राजकीय निजी महाविद्यालय में समान पाठ्यक्रम से भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। सेमेस्टर स्कीम के तहत न्यूनतम 90 कालांश अनिवार्य होती है, लेकिन राजकीय महाविद्यालय कटुमर में बिना स्टाफ के महाविद्यालयों में केवल औपचारिकताएं ही पूरी हो रही हैं। कटुमर उपखंड मुख्यालय पर पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कॉलेज तो खोल दिए गए, लेकिन धरातल पर अभी तक विद्यार्थियों को सुविधाओं का अभाव है। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू हो रही हैं, लेकिन प्रोफेसर के अभाव में अब तक हिंदी, साहित्य, अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक और साहित्य की अभी तक एक भी क्लास नहीं हो पाई है। ऐसे में छात्रों का भविष्य अंधकार में है। तो आपके थर्ड ईयर को कौन कौन से टीचर प्रोफेसर नहीं है, आप क्या बताओगे आप? हिंदी साहित्य के नहीं है। अच्छा, कितनी क्लास में हिंदी साहित्य का कितना कोर्स हुआ है आपका? नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ बिल्कुल नहीं है। हुआ। एग्जाम कब से है आपकी? अप्रैल से। कौन सी में पढ़ते हो आप? थर्ड ईयर। तो आप क्या बताओगे, आपकी व्यवस्था क्या है कॉलेज की? हमारी व्यवस्था ये है कि हमारे में इकोनॉमिक्स, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री के टीचर बिल्कुल भी नहीं है, जिनकी पढ़ाई हमारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, और थोड़े बहुत दिनों में हमारे पेपर भी नज़दीक आने वाले हैं। तो फिर आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? हम यही मांग करेंगे कि जो टीचर हमारे कॉलेज में नहीं है, उन टीचरों की व्यवस्था की जाए। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? बीए फर्स्ट ईयर। तो आपके कॉलेज में कौन कौन से प्रोफेसर नहीं है, क्या बताओगे? हमारे कॉलेज में सर हिंदी साहित्य के टीचर नहीं है और संस्कृत साहित्य के भी नहीं है। अच्छा, उनको कितनी पढ़ाई हुई है इसके बारे में अब तक? कुछ भी नहीं हुआ है। तो एग्जाम कब से हैं? 5 से। तो आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? हमारे लिए टीचर होता है। कौन सी पढ़ते हो आप? बीए फर्स्ट ईयर। तो आपके कॉलेज में क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, कौन कौन से प्रोफेसर नहीं है, क्या बताना चाहोगे आप? सर, हमारे कॉलेज में इकोनॉमी की वो नहीं है टीचर्स। अच्छा, कितनी आपकी पढ़ाई हुई है अब तक उसके बारे में? उसके बारे में अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ है इकोनॉमी के में। परीक्षाएं कब से हैं? 5 से।
तो आप राज्य सरकार से क्या मांग करोगे आप? सर हमारे लिए टीचर का इंतजाम किया जाए। वहीं झुंझुनू जिले में पीने के पानी की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन अभी से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। गर्मी आने से पहले ही प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए प्रशासन सर्वे करवा रहा है। चुरावा एसडीएम राजेश गुप्ता ने आज एसडीएम कार्यालय में इस संबंध में बैठक भी ली। चुरावा एसडीएम ने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेश के बाद पेयजल व्यवस्था को देखते हुए समस्याएं चिन्हित किए जा रही हैं ताकि पेयजल आसानी उपलब्ध हो सके। तो झुंझुनू जिले में पानी की समस्या को लेकर प्रशासन अभी से अलर्ट मोड पर है, यानी कि गर्मी में पानी की कमी ना हो, इसको लेकर प्रशासन लगातार बैठकें ले रहा है और जिला कलेक्टर को सर्वे के आदेश भी दिए गए हैं ताकि जिन जगहों पर पेयजल की यानी कि पानी की समस्या है उससे पहले ही निपटारा किया जा सके ताकि वहां के लोगों को किसी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मशहूर लेखक देवदत्त पटनायक, जो कि मिथक और पुराणों पर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीकों से लिखते हैं, उन्होंने आज जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत की और तीर्थकार इनसाइट इनटू जैनिज्म पर आज अपने विचार रखे हैं। बता दें, पटनायक ने पिछले 25 साल करीब 50 किताबें लिखी और चित्रित भी की है। इन्हीं देवदत्त पटनायक से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मौजूद है और हमारे साथ देवदत्त पटनायक जी भी साथ में हैं और उनका परिचय किसी का मोहताज नहीं है। शुरू करते हैं उनसे बातचीत। सर, हिंसा अहिंसा के बारे में आपने एक बात बोली थी और हिंसा और अहिंसा के बारे में कन्फ्यूजन बहुत है। आपने एक चीज़ कही कि जो भी व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है वो हिंसा की ओर डेरिवेट हो रहा है, उससे बस सब। देखिए, मनुष्य को भूख लगता है, इसलिए हमें भोग चाहिए। भोग जब करते हैं तो हमेशा बलि चढ़ाते हैं। कोई भी भोग करो तो उसमें बलि चढ़ता है। जैसे पेड़ कटेगा या जानवर मरेगा, या तो पेड़ कटेगा या जानवर मरेगा, लेकिन जीव हत्या होगी और जीवो जीवत से जीवनम। हम हमेशा जीव को खाता है, इससे बच नहीं पाओगे। जब बलि करते हो किसी का तो यानी कि जिसको मारा है उसका कर्म होगा। जब कर्म होता है तो संसार चलता है। तो संसार का जो ऋतु है वो भूख से भोग, भोग से बलि, बलि से कर्म, कर्म से संसार। तो जितना भी आप भोग करते रहोगे, बलि चढ़ाते रहोगे, हिंसा की तरफ जाते रहोगे तो आप संसार में अटके। लेकिन आपने फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों। तो युद्ध जब हम कहते हैं भोग, ये केवल शारीरिक नहीं है, ये मानसिक भी होता है कि मैं आपको नीचा दिखा के मुझे तृप्ति मिलती है, तो इसको भी भोग कहेंगे कि किसी को मैं नीचा दिखा के मुझे तृप्ति प्राप्त होती है, मुझे अच्छा लगता है। सब किसी को इंसल्ट करके, किसी की निंदा करके, किसी को डरा धमका के मुझे अच्छा लगता है कि मैं पावरफुल हूँ, इसको भी सनातन धर्म में एक हिंसा माना जाता है। तो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी हिंसा जो होता है। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं, आजकल लोग नहीं समझते हैं ये बातें। बट ये जो जब संतोष होता है, जब आप मन में तृप्ति होती है, आप किसी के घर में जाओ और वो सभी संतोष है, वो घर में आपको शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा, यूल फील नाइस, अच्छा लगेगा। इनके घर में ना कोई आपकी निंदा करता है। इट्स नॉट कि केवल मैं शाकाहारी भोजन कर रहा हूँ इसलिए मैं अहिंसावादी हूँ, नहीं। लेकिन आप तो मुझे जलील कर रहे हो, शाकाहारी खा के जलील कर रहे हो, तो फिर वो तो अहिंसावादा होगा ना। तो मानसिक बातें, इसलिए हमारे यहाँ आत्मज्ञान को इम्पोर्टेंस की बोलते ना, आत्मा को ठेस पहचानी, उसने आत्मा को ठेस पहचाना है। दैट इज़ इंडियन थॉट। ये बातें लोग समझते नहीं हैं। सर, एक आखिरी और बहुत छोटा सा सवाल है। आज पूरा देश राममय हो रहा है और राम को लेके राजनीति भी हो रही है, बहुत छोटे से। देखो, राम को समझोगे तो फिर कृष्ण को समझना पड़ेगा। बिना कृष्ण को समझ के राम नहीं समझ पाओगे। कृष्ण को समझना है तो विष्णु समझना पड़ेगा। विष्णु समझने के लिए आपको शिव समझना पड़ेगा। शिव को शक्ति के बिना नहीं समझ पाओगे। तो जब तक शक्ति नहीं समझोगे, यानी कि देवी नहीं समझोगे, यानी कि सिया राम नहीं समझोगे, राम का ज्ञान नहीं, अधूरा रहेगा। तो अधूरा रहोगे पूरी ज़िंदगी। सीता के बिना राम नहीं होगा तो अधूरापन होगा। ठीक है, अगले जन्म में आपको सीता ज़रूर मिलेगी और आपको मोक्ष ज़रूर मिलेगा। ये थे हमारे साथ देवदत्त पटनायक जी। इनका साफ तौर पर कहना है हिंसा अहिंसा के बारे में जो इन्होंने अपने विचार रखे हैं, इनका क्लियर हम कह सकते हैं एक थॉट है कि हिंसा सिर्फ फिजिकल नहीं होती, हिंसा साइकोलॉजिकल यानी कि मेंटल भी हो सकती है। और उसका सीधी सी बात है कि फिजिकल हिंसा की बात करें तो आप क्या ग्रहण कर रहे हैं आहार के रूप में, उस के बदौलत आप फिज़िकल हिंसा की ओर हम कह सकते हैं कि जा सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल हिंसा की अगर इन्होंने बात करी, कोई व्यक्ति आपको सहृदय अपने घर बुलाता है और अपने घर में बुलाकर वो आपको किसी भी तरीके से अगर वो आपका अपमान कर रहा है
तो वो भी हिंसा की श्रेणी में ही आता है। इसीलिए व्यक्ति को हिंसा और अहिंसा का जो बेसिक जो अंतर है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।